हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग मोड। जब हम लर्निंग की बात करते हैं साथियों, तो ज्यादातर हम लोग सब चाहते हैं कि अपनी लर्निंग के अंदर लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारी भाषा जो है वो बहुत अच्छी हो। हम लर्निंग को तभी अच्छी कर सकते हैं जब हमारी भाषा भी अच्छी हो। सही है? बिल्कुल। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें इस चीज का बहुत ख्याल रखना होगा कि हमारी भाषा अच्छी हो। और भाषा की अगर हम बात करें तो दुनिया की जो सबसे यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो इंग्लिश को इंप्रूव करने की हम बात कर रहे हैं। पहली हमारी फर्स्ट जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं, इसके अंदर भाषा से रिलेटेड यानी वोकेबलरी से रिलेटेड हम बात करेंगे। भाषा में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू होता है वो होता है वोकेबलरी यानी शब्द ज्ञान। अगर हमें शब्दों का ज्ञान है तो हम हर भाषा को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और अच्छे से जान भी सकते हैं। तो एक बात तो तय है कि भाषा को अच्छा बनाने के लिए या भाषा के अच्छे ज्ञानी होने के लिए हमें भाषा का ज्ञान शब्दों के साथ में बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। अगर हमारा शब्द ज्ञान या वोकेबलरी अच्छी है तो हमारी भाषा भी बहुत अच्छी होगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज हम बहुत जबरदस्त एक लर्निंग करने वाले हैं। आज लर्निंग मोड चैनल के साथ में गोल्डन रूल्स ऑफ वोकेबलरी डेवलपमेंट। तो साथियों आगे बढ़ाते हैं, हम इस चर्चा के साथ साथ सीखते हैं कि वोकेबलरी डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम किसी भी भाषा को सीखने की बात करते हैं तो हमेशा भाषा को, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण अगर लें, हम किसी भाषा को पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी के अखबार को पढ़ रहे हैं, तो अक्सर मैंने देखा जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होती है, जब मैं भी सीख रहा था और अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, विद्यार्थी हूँ भाषा का, तो हमने अक्सर देखा है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हम नॉवल पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा अखबार पढ़ रहे हैं, हमें आर्टिकल पसंद आ रहा है मैगजीन में, तो हम पढ़ते पढ़ते अटक जाते हैं। किसी शब्द का हमें एकदम स्पष्ट अर्थ नहीं समझ में आता है और ऐसे में हम एक गेस्टिमेटेड मीनिंग लेते हैं, गेस प्लस एस्टिमेटेड मीनिंग लेते हैं। तो गेस्टिमेटेड मीनिंग में वो आनंद नहीं आता जो परफेक्ट मीनिंग में आनंद आता है। बिल्कुल सही है ना? तो इस चीज का हमें खास ख्याल रखना है कि हम अपनी भाषा को निरंतर सुधारते रहें। जब हम अपनी भाषा को निरंतर सुधारेंगे तो उससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। जब हम वोकेबलरी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो लर्निंग मोड है वो है कि वी शुड इंप्रूव आवर रीडिंग, and when we are improving our reading we will learn to write well. We must improve our language English by watching or observing people who are quality speakers of English better than us, जो हमसे अच्छा बोलते हैं, और हमें लगातार अच्छे बोलने वालों को देख के समझ करके खुद भी अच्छा बोलना सीखना है। अब इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, किसी भी भाषा को, मान लीजिए एक भारतीय को हम मैक्सिको में भेज देते हैं, तो मैक्सिको में भेजने के बाद मैक्सिकन वो तभी अच्छी बोल पाएगा जब वो मैक्सिकन लोगों के बीच में रहेगा। अगर कोई चाइनीज भारत में आ जाए और भारत में भारतीयों के बीच में रहेगा, रोज वो हिंदी सुनेगा, तो एक चाइनीज माँ बाप का बच्चा भारत में आने के बाद में उतनी ही बढ़िया हिंदी बोल लेगा जितना एक हिंदुस्तानी माँ बाप का बच्चा मैक्सिको में जाकर के मैक्सिकन बोल पाएगा। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं। जैसे पहला कारण, उसके कानों में लगातार अगर उस भाषा के शब्द पढ़ते रहेंगे, यानी अगर वो लगातार सुनता रहेगा, है ना, स्पीकिंग के साथ में लिसन करता रहेगा, लगातार उसकी लिसनिंग रहेगी मैक्सिकन भाषा की या चाइनीज भाषा की, उसकी अगर लिसनिंग रह रही है तो फिर धीरे धीरे उसके मेमोरी के अंदर वो शब्दों का एक रिजर्वोयर बनना शुरू हो जाएगा। वो कई बार ऐसा होगा, आपके दिमाग में ये प्रश्न हो रहे होंगे कि छोटे बच्चे को क्या समझ में आता है, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए वो एक भाषा का अर्थ ना होकर के एक साउंड है और वो साउंड से ही वो धीरे धीरे सीखता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आपने हमेशा देखा है कि जो नियर एंड डियर वन होते हैं, जैसे माँ और बाप, किसी भी शब्द में आप माँ और बाप शब्द पे अगर गौर फरमाएंगे तो आप देखेंगे इंग्लिश में माँ, मोमा, फादर, पा, मराठी में आई, माँ, पिता, ऐसे शब्द हैं जो आसानी से बोले जा सकते हैं। वो बहुत क्लिष्ट शब्द नहीं है, बहुत डिफिकल्ट शब्द नहीं है, कॉम्प्लेक्स शब्द नहीं है, बहुत सिंपल साउंड्स हैं। तो इसी तरह से सिंपल साउंड्स उसके कान में धीरे धीरे पड़ेंगे और वो धीरे धीरे जब वो थोड़ा बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, जब वो रीड करेगा तो वो साउंड से वापस से रिकनेक्ट होगा। इसी तरह जब वो धीरे धीरे लिखना शुरू करेगा तो उसकी लिखाई के साथ साथ में जो उसने सुना था और जो उसने ज्यादातर देखा, भले वो उस समय समझ नहीं पा रहा है, उससे वो कनेक्ट करना शुरू कर देगा। और वो लगातार चीजों को तो वॉच और ऑब्जर्व कर ही रहा है। वो अपने माता पिता को, भाई बहन को, परिवारजनों को तो देखता है कि वो बोल और सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ लिखा हुआ भी उसको देखता है। तो धीरे धीरे जो उसकी मेमोरी है, जो उसके माइंड में जो मेमोरी है, जो कि अभी तक इनएक्टिव मेमोरी थी, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होने लग जाती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि अगर हमें किसी भी भाषा को सीखना है, यहाँ पे जो इशू ऑफ डिस्कशन है वो अंग्रेजी है, तो हमें लिखना होगा, राइट करना होगा, रीडिंग करना होगा, पढ़ना होगा, वॉच या ऑब्जर्व करना होगा, स्पीक और लिसन करना होगा। अब यहाँ पे दो इशू आ रहे हैं, वॉच और ऑब्जर्व में क्या अंतर है? वॉचिंग होती है कैजुअली किसी को देखना, ध्यान न देना,
है ना, बहुत ही रिलैक्स फॉर्म में देखना। लेकिन जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हो, जैसे केमिस्ट्री में लैब में आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यानी चीजों को आप बहुत ही ध्यान से देख रहे हो, फोकस के साथ देख रहे हो। इसी तरह जब आप वॉच कर रहे हो तो रिलैक्स होते हो। अगर आप कहानियों के साथ में, इंग्लिश मूवीज के साथ में इंग्लिश सीखने की कोशिश करोगे, तो वहां पे अगर आप ऑब्जर्वेशन के साथ देख रहे हो तब तो आप लर्न करोगे। लेकिन आप वॉच करने के साथ देख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं विजुअल्स में उलझ करके रह जाओगे। तो मैं अपनी इस बात को, संपूर्ण बात को वापस सम अप करना चाहूंगा कि रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग, ऑब्जर्विंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग विल एम्पावर योर इंग्लिश। अगर ये लगातार ये 4 चीजों का चक्र चलता जाएगा तो आपकी अंग्रेजी बहुत जल्दी जल्दी सुधरने लग जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें लगातार यूज करने हैं रूट्स, प्रीफिक्स और सफिक्स। रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होते हैं जानते हैं। जैसे कि रूट वर्ड से समझ में आता है जड़। पौधे की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, पेड़ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है, उसकी जड़ होती है जो उसे होल्ड करके रखते हैं। वैसे ही भाषा में अगर आप जड़ यानी रूट को अच्छी तरह से होल्ड कर लेंगे तो आपकी भाषा भी बहुत ही मजबूती से बनी रहेगी। रूट को अगर हम समझाएं तो बहुत लेमन लैंग्वेज में रूट का मतलब होता है ऐसे शब्द जो अपने आप में एक मीनिंग या अर्थ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेता हूं मैं रूट का, पॉड, POD, पॉड। क्या आपको इसका अर्थ आता है? मैंने अक्सर देखा है कि ये शब्द का मीनिंग एकदम से रिकनेक्ट नहीं कर पाते विद्यार्थी, लर्नर्स नहीं कर पाते। बट अगर हम इसे ध्यान देंगे तो ये शब्द, इसके साथ में कुछ और शब्द मैं जोड़ता हूं, जैसे मोनो, डाई, ट्राई। आप देख पा रहे हैं मैंने 3 शब्द इसके साथ जोड़े। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। तो जैसे ही मैंने मोनो, डाई और ट्राई पॉड बोला तो सब लोग इसे समझ पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बोर्ड भी 3 पैरों वाले स्टैंड के ऊपर खड़ा है, यानी एक ट्राईपॉड के ऊपर ये बोर्ड खड़ा है। ट्राईपॉड का मतलब होता है 3 पैर, यानी पॉड का अर्थ क्या निकल करके आ रहा है, लेग। तो जब हम ट्राई की बात करेंगे तो 3 लेग्स है, डाई की बात करें तो 2 लेग्स है और मोनो है तो हम 1 पैर की बात कर रहे हैं। यानी अब हमें समझ में आ रहा है कि पॉड का मतलब होता है लेग, और जैसे इनके साथ ये 3 शब्द जुड़ गए तो हमें उसी रूट के 3 और शब्द मिले। ये जो 3 शब्द आगे जुड़े हैं इनको साथियों कहते हैं प्रीफिक्स। अब आप देखिए शब्द को भी हम ध्यान से देखें, प्री प्लस फिक्स। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले, और फिक्स का मतलब होता है जुड़ना। फिक्स मीन्स टू कनेक्ट। तो एनीथिंग विच कनेक्ट्स बिफोर द वर्ड इज कॉल्ड प्रीफिक्स। ऐसे शब्द या शब्द के पार्ट जो कि रूट के आगे जुड़ते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं। और आप हमेशा देखिएगा रूट का अर्थ बदल जाएगा जब उसके साथ कोई भी प्रीफिक्स जुड़ेगा। तो हमें एक और यहां लर्निंग मिल रही है कि प्रीफिक्स वो शब्द होते हैं जो रूट के आगे जुड़ते हैं और उसके पहले वाले शब्द के अंदर कुछ परिवर्तन कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एकदम अपसाइड डाउन चेंज हो जाए, जरूरी नहीं है वो एकदम परिवर्तित हो जाए, कुछ कुछ केसेस में हो सकते हैं, बट यहां पे इस उदाहरण में वो थोड़ा वैल्यू ऐड हो रहे हैं। जैसे अगर मैंने ट्राईपॉड बोला तो 3 पैरों वाला हुआ इसका मतलब, तो इस प्रीफिक्स ने इसके शब्द को थोड़ा परिवर्तित कर दिया है। इसी तरह हम बात करते हैं सफिक्स की। सफ का मतलब होता है लेटर, बाद में। फिक्स का मतलब होता है जुड़ना, कनेक्ट। तो हम सफिक्स की अगर हम बात करेंगे, सफिक्स वो शब्द होते हैं जो रूट के पीछे जुड़ करके उनका अर्थ चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं एमबी, अभी हमारा नया जो शब्द आया है, जो कि हमारा नया रूट आया है, वो है एमबी। एमबी का मतलब होता है बोथ। एमबी का अर्थ क्या होता है, बोथ, दोनों। अगर इस शब्द के पीछे मैं कुछ सफिक्स लगाता हूं, जैसे GUITY, तो शब्द निकल कर क्या है, एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कंफ्यूजन। तो इस अर्थ का मतलब क्या हुआ, कंफ्यूजन, यानी समझ ना आना, कंफ्यूज हो जाना। इसी तरह अगर इसके साथ में मैं एक और वर्ड जोड़ता हूं, डेक्सटिरिटी, तो मैंने एक नया शब्द बनाया, एम्बी डेक्सटिरिटी। डेक्सटिरिटी का मतलब होता है स्किल्स, कैपेबिलिटी टू डू थिंग्स। बट अगर मैं बात बोलूंगा एम्बी डेक्सटिरिटी, तो मैं यहां पे बोल रहा हूं एम्बी यानी बोथ और डेक्सटिरिटी यानी केपेबल टू डू थिंग्स। तो एम्बी डेक्सटिरिटी का मतलब होता है दोनों हाथों को इस्तेमाल करके कार्य करने की कैपेबिलिटी, तो वो कहलाती है एम्बी डेक्सटिरिटी। तो यहां पे दोस्तों साथियों आपने क्या सीखा कि सफिक्स ने भी उस रूट वर्ड के मीनिंग को परिवर्तित किया है। तो अगर हम इस लर्निंग को दोबारा से वापस रिकलेक्ट करें तो रूट्स कौन से शब्द होते हैं जिनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, प्रीफिक्स कौन से शब्द होते हैं इस रूट के आगे जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, सफिक्स कौन से शब्द होते हैं जो इस शब्द के पीछे जुड़ते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं। तो हम एक और फॉर्म में कह सकते हैं
कि रूट एक संपूर्ण वाहन या व्हीकल या अर्थ है, उसके आगे जुड़ने वाला प्रीफिक्स एक इंजन है और पीछे लगने वाला सफिक्स एक गार्ड का डब्बा है। यानी किसी एक शब्द में हम ये तीनों को भी एक साथ जोड़ सकते हैं। जैसे अगर मैं एक शब्द बोलूं कंटिन्यू और आगे मैं लगा दूं प्रीफिक्स डिस प्लस कंटी और मैं पीछे टी वाई जोड़ दूं, तो ये एक शब्द क्या बन जाएगा? डिसकंटिन्यूटी। यानी कोई भी काम, कोई भी चीज बंद हो जाना, तो डिसकंटिन्यूटी बन गया। इसमें यहां प्रीफिक्स भी आ गया, बीच में रूट भी आ गया और अंत में सफिक्स भी आ गया। तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है रोक देना।